So, hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to revise AS4, that is contingencies and event occurring after balance sheet date. See, contingencies के ऊपर AS29 सेपरेट है तो contingencies अब इतना वो रेलेवेंस नहीं रखता है। पर्टिकुलर AS4 को इस पैराज में, इस पॉइंट्स में बांट के रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर नोट्स को पढ़ेंगे, साथ ही साथ फिर जो है हम स्टडी मटेरियल एंड पीएम के क्वेश्चंस करेंगे। स्टडी मटेरियल पीएम के क्वेश्चंस करेंगे, वो अपडेटेड है अप टू नवंबर 17, ठीक है। तो नवंबर 17 और उसके बाद के जो भी क्वेश्चंस हैं उसके रिस्पेक्ट में जो है हम सेपरेट एमटीपीज एंड आरटीपीज को विजिट करेंगे, राइट। सो अगर देखें तो इधर मैं आपको एक बार फ्रेमवर्क बता दूं कि नॉन एप्लीकेबिलिटी की किन किन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, साथ साथ फिर इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या होता है, और इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट और हमने पढ़ा था ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो दोनों में अंतर क्या होता है। इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का यू मीनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, साथ ही साथ AS4 ऑन डिविडेंड, तो AS4 ऑन डिविडेंड, गोइंग कंसर्न एंड NAE जो है हमारे नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी हमने देख लेंगे, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट और उसका सब्सिक्वेंट इवेंट का वो समझ लेंगे, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब, उसके एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे, साथ ही साथ AS4 डिविडेंड, गोइंग कंसर्न एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट पे क्या बात करता है, तो AS4 वर्सेस इंड AS 10 हम देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करें, ओके, तो नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो AS4 लाइबिलिटी इन केस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटी, जनरल कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान इस पर एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि उस पर तो AS 15 है। फिर लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट्स, तो लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट AS4 इधर एप्लीकेबल नहीं होता। इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट और सब्सिक्वेंट इवेंट में अंतर क्या होता है। इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में क्या बोला है, इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद ऑकर हुए हैं, तो बैलेंस शीट डेट के बाद इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में पीरियड जो कवर होता है वो बैलेंस शीट डेट के बाद, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा अप्रूव होता है उन पीरियड के बीच के पीरियड है। ये इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में ये पीरियड कवर है, बैलेंस शीट डेट टू जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। साथ ही साथ सब्सिक्वेंट इवेंट की बात करें तो सब्सिक्वेंट इवेंट में इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या है, बैलेंस शीट डेट के बाद और ऑडिट रिपोर्ट के पहले, ठीक है। तो उधर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो नहीं है डेट, डेट है ऑडिट रिपोर्ट की, ठीक है, डेट ऑडिट रिपोर्ट की, तो फाइनेंशियल बैलेंस शीट डेट के बाद और ऑडिट रिपोर्ट के पहले, अगर यही लास्ट वाली डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव बाय बोर्ड होता तो वो AS4 हो जाता। सब्सिक्वेंट इवेंट में इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट इवेंट जो है वो बैलेंस शीट डेट के बाद है और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और साथ ही साथ फैक्ट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो सब्सिक्वेंट इवेंट में इवेंट तो है बैलेंस शीट डेट के बाद और ऑडिट रिपोर्ट के पहले, एंड फैक्ट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो इस तरीके से हमने समझा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या होता है, तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब, event occurring after balance sheet date is that event that provide additional evidence to assist estimation of amount relating to condition at balance sheet date। सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बैलेंस शीट डेट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब अप्रूव होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उस डेट के दौरान जो भी इवेंट होते हैं वो इवेंट फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी इवेंट हो, हमको ये देखना है कि एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। एडजस्टिंग इवेंट का एडजस्टिंग इवेंट तब होते हैं जब उस इवेंट के रिस्पेक्ट में कुछ कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट हो, तो इफ देयर इज अ कंडीशन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, तो ऐसे केस में आप एडजस्ट करते हो, और एडजस्टमेंट कैसे करते हो, या तो आप प्रोविजन बना लोगे या तो आप लॉस बुक कर लोगे, मतलब इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद हुए हैं पर कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, तो ऐसे केस में उसको एडजस्ट कर लोगे और एडजस्ट वाया प्रोविजन बना लोगे या लॉस बना लोगे, लॉस बुक कर लोगे। और यही जब नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो आपको डिस्क्लोजर करना है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। नॉन एडजस्टिंग इवेंट में आपको जो है डिस्क्लोज करना है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट में सिर्फ डिस्क्लोजर करना है, डायरेक्टर रिपोर्ट में सिर्फ डिस्क्लोजर करना है। एडजस्टिंग इवेंट में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करना है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट में सिर्फ डिस्क्लोज करना है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में।
ये होता है हमारे इवेंट। अब एडजस्टिंग इवेंट को और सिस्टमेटिक तरीके से ऐसा बोला जाता है, देखो इस पर स्टार मार्क है, इसका मतलब ये होता है इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट दैट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस। तो ऐसे इवेंट जो प्रोवाइड करते हैं एडिशनल एविडेंस टू असिस्ट एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट, तो जो एडिशनल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं टू असिस्ट एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट रिलेटिंग टू कंडीशन एट बैलेंस शीट डेट। तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट ये प्रोवाइड करता है एडिशनल एविडेंस जो असिस्ट करता है एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट। तो ये दैट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस टू असिस्ट एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट रिलेटिंग टू कंडीशन एट बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो एडिशनल एविडेंस देता है टू असिस्ट एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट रिलेटिंग टू कंडीशन एट बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट इज दैट इवेंट दैट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस, ये एडिशनल एविडेंस रहती है जो मदद करती है टू असिस्ट इन एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट रिलेटिंग टू कंडीशन जो बैलेंस शीट डेट पे है। ठीक है, तो ये इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो कोई से इवेंट हुए, अगर वो एडजस्टिंग इवेंट है प्रोविजन बन जाएगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो डिस्क्लोजर जाएगा नोट्स टू अकाउंट में। एडजस्टिंग इवेंट कौन कौन से हैं, जैसे कि लिटिगेशन बैलेंस शीट डेट पे पेंडिंग है, बैलेंस शीट डेट पे लिटिगेशन पेंडिंग है पर बैलेंस शीट डेट के बाद सेटलमेंट हो गया। ठीक है, पर सेटल आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो ऐसे केस में जो लीगल फीस इंकर करी है तो उसके रिस्पेक्ट में आप प्रोविजन बना लोगे। तो इवेंट जो सेटलमेंट का इवेंट है वो बैलेंस शीट डेट के बाद है, पर कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रही थी ना लिटिगेशन की बैलेंस शीट डेट पे, तो आप प्रोविजन बना लोगे। क्या है, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल एट बैलेंस शीट। दूसरा क्या है, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल एट बैलेंस शीट, मतलब कि बैलेंस शीट डेट पे एक रिसीवेबल है जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग था, मतलब कि बहुत टाइम से नहीं दे रहा है और बाद में बैड डेप्ट हो गया, तो वही एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट पे। फ्रॉड डिटेक्ट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद कुछ फ्रॉड डिटेक्ट हुए। अगर फ्रॉड बैलेंस शीट डेट के बाद डिटेक्ट हुए हैं बैलेंस शीट डेट के बाद, मतलब कि प्रेजेंट तो होंगे, कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट पे। तो क्या है, एक तो लिटिगेशन पेंडिंग, तो अपन ने पढ़ा लिटिगेशन पेंडिंग था बैलेंस शीट डेट पे, बाद में सेटलमेंट हुआ है तो लीगल फीस जो भी इंकर करा है, या लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है बाद में बैड डेप्ट हो गए, या फ्रॉड डिटेक्ट हुए हैं आफ्टर बैलेंस शीट डेट, मतलब कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट पे, ये हमने एडजस्टिंग इवेंट देखे। नॉन एडजस्टिंग इवेंट मतलब कि जैसे कि मार्केट वैल्यू का डिक्लाइन हो गया, मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन हो गया। ठीक है, तो कंडीशन तो कोई एग्जिस्ट करती नहीं थी, मार्केट वैल्यू बाद में डिक्लाइन हो गया, हमको थोड़ी ना पता था बैलेंस शीट डेट पे कि ऐसा कुछ होएगा। लॉस ऑफ फायर फ्लड, डिविडेंड अगर आपने बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर करा है, ठीक है, क्योंकि वो भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, डिविडेंड डिक्लेयर आफ्टर बैलेंस शीट डेट। फिर ये हो गया क्लेम अगेंस्ट कंपनी बिफोर बैलेंस शीट डेट, तो क्लेम अगेंस्ट कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम करा बिफोर बैलेंस शीट डेट विच इज़ बेसलेस। कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम करा है बिफोर बैलेंस शीट डेट और बाद में वो क्लेम का सेटलमेंट भी हो गया जो भी है, पर वो बेसलेस है। तो जब बेसलेस ही है तो उसको क्या एडजस्ट करना, ठीक है, तो उसको तो एडजस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट हाँ, अब भले ही बेसलेस एविडेंसेस है, भले ही बेसलेस केस है, पर उसके लिए हमको लीगल फीस तो इंकर करनी पड़ गई थी, तो बाद में भले ही वो सेटलमेंट हो गया होगा, बेसलेस क्लेम था बाद में सेटलमेंट हो गया होगा, पर लीगल फीस जो इंकर करी तो उसके रिस्पेक्ट में तो प्रोविजन बन जाएगा ना। और ये पर्टिकुलर जो बेसलेस क्लेम है वो एक तरीके से कंटिंजेंट लायबिलिटी हो जाएगा हमारा, कोई ऑब्लिगेशन ही क्रिएट नहीं होती है। बात करें AS4 ऑन डिविडेंड गोइंग कंसर्न एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट, तो डिविडेंड की बात करें तो AS4 बोलता है कि प्रपोज डिविडेंड आपकी लायबिलिटी नहीं है, प्रपोज डिविडेंड आपकी लायबिलिटी बिल्कुल नहीं है। डिविडेंड जब एक बार डिक्लेयर्ड हो जाता है तो वो डेप्ट होता है, ये तो अभी प्रपोज्ड है तो आपकी लायबिलिटी नहीं है। इंडेस 10 क्या बोलता है, डिविडेंड डिक्लेयर आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ये होता है अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है बैलेंस शीट डेट के बाद तो वो भी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे तो कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो इसलिए वो नोट्स टू अकाउंट में चले जाएगा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट की बात करें तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट की बात करें तो हमने AS4 में पढ़ा था कि तो डायरेक्टर की रिपोर्ट में डिस्क्लोज हो जाएगा, इधर बोला है नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज होगा। गोइंग कंसर्न की बात करें तो अगर बैलेंस शीट डेट के बाद गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट नहीं करता है, देखो बैलेंस शीट डेट पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है, पर बैलेंस शीट डेट के बाद कुछ इवेंट हुए, वो इवेंट ऐसे हुए जिससे गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया, तो भले ही वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है पर गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इफ आफ्टर बैलेंस शीट डेट गोइंग कंसर्न नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो ऐसे केस में वो एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा, उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट मान के उसको डिस्क्लोज मत कर देना, उसको एडजस्ट करना, ठीक है,
और डिस्क्लोज, और साथ ही साथ आपको बस AS1 ये बोलता है डिस्क्लोजर में, डिस्क्लोजर दैट गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट फॉलोड। तो AS1 में बताना पड़ता है कि हम ये गोइंग कंसर्न का अजम्पशन फॉलो नहीं कर पाए एडजस्ट करने के बाद, ठीक है। गोइंग कंसर्न में इफ आफ्टर बैलेंस शीट डेट गोइंग कंसर्न अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो देयर शुड बी अ फंडामेंटल चेंज। तो ये तो फंडामेंटल चेंज हो गया ना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, कि पहले गोइंग कंसर्न बेसिस था, अब गोइंग कंसर्न बेसिस नहीं है, तो गोइंग कंसर्न से नॉन गोइंग कंसर्न में चले गए, तो फंडामेंटल चेंज हो गया। तो ऐसे केस में डिस्क्लोज द फैक्ट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट प्रिपेयर्ड एज गोइंग कंसर्न विद रीजन। तो हमको भी ये फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे उधर AS1 में हमको डिस्क्लोज करना पड़ा था कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं करा है, वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं करा है। साथ ही साथ हमको इधर भी इन डेज में ये बोला जाता है कि डिस्क्लोज करना पड़ेगा फैक्ट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट प्रिपेयर्ड एज पर द गोइंग कंसर्न विद रीजन। तो डिविडेंड की बात है, इधर लाइबिलिटी नहीं है, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है बैलेंस शीट डेट के बाद, लाइबिलिटी नहीं है, नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज हो जाएगा। नॉट एडजस्टिंग इवेंट डायरेक्टर रिपोर्ट में, नोट्स टू अकाउंट में। गोइंग कंसर्न एडजस्टिंग इवेंट है, डिस्क्लोजर दैट गोइंग कंसर्न एजम्पशन नॉट फॉलोड, ये एजम्पशन फॉलो नहीं कर पाए। इधर भी ये फंडामेंटल चेंज है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, और डिस्क्लोज करना पड़ेगा फैक्ट गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं कर पाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं हुए हैं एज पर द गोइंग कंसर्न विद रीजन। सो इस तरीके से जो है हमने AS4 के प्रोविजंस, AS4 के हमने कंसेप्ट को समझ लिया है। अब इस पे जो है हम फटाफट स्टडी मटेरियल और PM के क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद हम फर्दर और क्वेश्चंस करते हैं, राइट। सो देखो इलस्ट्रेशन SM में 4 है, फटाफट इसको देखते हो और नोट्स से इसको कोरिलेट करते हैं। क्या बोला है कि प्योर ऑयल क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च 17 फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज। तो प्योर ऑयल ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करे 31 मार्च 17 को, ठीक है। फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 4 सितंबर। तो वही हो गया, पीरियड क्या हो गया 31 मार्च से 4 सितंबर, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव फाइनलाइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो इसको हम इधर लिख लेते कि अप्रूव करे मतलब फाइनलाइज करे, दोनों एक ही बात होती है। 1 सेकेंड। सो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 16 की बात है, ठीक है, मतलब कि बैलेंस शीट डेट के पहले कंपनी अंडरटुक द प्रोजेक्ट फॉर लेइंग पाइपलाइन अक्रॉस द कंट्री। तो एक प्रोजेक्ट लिया था जहाँ पे उनको पाइपलाइन बिछानी थी अक्रॉस द कंट्री, और ड्यूरिंग मई 17 इंजीनियर ने रियलाइज करा कि ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड हैवी रेन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज इन्फ्लेटेड बाय 50 लाख। अब मेरे को बताओ कि हमें पता था क्या बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन, क्या कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे? जब कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी बैलेंस शीट डेट पे तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो दिस इवेंट इज नॉट अफेक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो इट शुड बी डिस्क्लोज इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तो इधर हमने एग्जाम्पल में भी लिखा था कि लॉस बाय फायर या फ्लड जो होता है वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। नेक्स्ट, इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 17, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर लिमिटेड के बना रहे थे 31 मार्च 17 को, यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, स्टेट विद रीजन हाउ वुड यू डील विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी ने इन्वेस्ट करे 100 लाख अप्रैल 17 में, ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल 17 में इन्वेस्ट करे 100 लाख बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी, ठीक है। तो एक्वायर करने के लिए इन्वेस्ट कर दिया। द नेगोशिएशंस ऑफ विच हैज बीन स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि नेगोशिएशन ऑफ द बिजनेस हैज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर नेगोशिएशन चालू हो गया था, मतलब कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, तो ऐसे केस में ये एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। देख लेते हैं अपन इसको, देख लेते हैं इसके आंसर को, ठीक है। ये एडजस्टिंग इवेंट होना चाहिए। इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, वन सेकेंड, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट एज दोज इवेंट जो फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों होते हैं डेट ऑकर बिटवीन, ठीक है, ये तो ऑकरेंस हो गया बिटवीन द डेट ऑफ बिटवीन बैलेंस शीट डेट, ठीक है, बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी इन केस ऑफ कंपनी। Accordingly, acquisition of another company is the event after balance sheet date. However, no adjustment to asset and liability is required as the event does not affect the determination and condition of the amount stated in the financial statement. तो ये अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये अफेक्ट नहीं कर रहा है डिटर्मिनेशन या कंडीशन, ये अफेक्ट नहीं कर रहा है द डिटर्मिनेशन एंड कंडीशन ऑफ द अमाउंट, ये अफेक्ट नहीं कर रहा है डिटर्मिनेशन एंड कंडीशन ऑफ द अमाउंट स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट for the year ended 31 March 17. The event does not affect the determination and condition of amount stated in the financial statement for the year ended 31 March 17. Applying para 15,
which clearly state that disclosure should be made in report of approving authority of those events occurring after balance sheet date that represent material change. क्या लिखा हुआ है? Disclosure should be made in report of approving authority of those events occurring after balance sheet date that represent material change and commitment affecting the financial position of enterprise. तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट में भी डिस्क्लोजर शुड बी मेड इन द रिपोर्ट, हम इसको डिस्क्लोज करेंगे रिपोर्ट में, ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ दोज इवेंट दैट रिप्रेजेंट मटेरियल चेंज एंड कमिटमेंट अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इंटरप्राइज। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 लाख इन अप्रैल 17 इन द एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी शुड बी डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी टू इनेबल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक प्रॉपर इवेल्युएशन एंड डिसीजन। तो 1 सेकेंड, नेगोशिएशन स्टार्ट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अभी तो बोला है नेगोशिएशन स्टार्ट ड्यूरिंग द ईयर, तो ये पॉइंट समझने लायक हो जाता है इस रिस्पेक्ट में कि नेगोशिएशन भले ही स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग द ईयर, बट फिर भी जो है इसे नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोल दिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेने का। ठीक है, तो पर्टिकुलर पॉइंट को इधर भी नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, इसको ध्यान रख लेने का। चलो इलस्ट्रेशन 3, ए लिमिटेड कंपनी क्लोज इट्स अकाउंटिंग ईयर ऑन 30 जून। ठीक है, तो अकाउंटिंग ईयर 30 जून को क्लोज करता है। अकाउंट फॉर डेट पेड वर कंसीडर्ड एंड अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 20 अगस्त। तो ठीक है, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट इस पीरियड में होना चाहिए। कंपनी वॉज इंगेज इन लेइंग पाइपलाइन ऑफ ऑयल कंपनी डीप बीनीथ द अर्थ वाइल डूइंग द बोरिंग वर्क ऑन 1/9/17। 1/9/17 जब बोरिंग वर्क कर रहा था, 1/9/17 मतलब कि सितंबर, इट हैज मेड अ रॉकी सरफेस फॉर विच इट वॉज एस्टिमेटेड डेट की एक्स्ट्रा कॉस्ट 80 lakhs की लगेगी। तो मुझे बताओ कि हाउ द इवेंट वुड बी डेल्ट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो ये इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में ही क्लासीफाई नहीं होता। सो दैट वाज नॉट एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में ही क्लासीफाई नहीं होता, पर फिर भी however this may mention in report of approving authority, however this may be mentioned in the report of approving authority, फिर भी इस इवेंट को अप्रूविंग अथॉरिटी में आपको डालना है तो डाल दो। ठीक है, तो इजी था, ये कुछ भी नहीं है। इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट के बारे में बता दिया। ठीक है, क्यों फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेंट होते हैं जो बैलेंस शीट डेट के पहले, दैट ऑकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, और डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये सबसे फिर साथ ही साथ हमने ये बोल दिया कि इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट ही नहीं है, क्योंकि ये तो बाद में हो रहे हैं। तो इधर भी नोट डाउन कर लिया कि इवेंट अगर आफ्टर बैलेंस शीट डेट भी हुए हैं तो डिस्क्लोजर इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन हमने 3 देखा कि इवेंट अगर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट ही नहीं है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने के बाद ही इवेंट हुआ है, फिर भी इसको डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देंगे। ओके, क्या लिखा है? वाइल प्रिपेयरिंग इज फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/17 कंपनी मेड अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। तो बाकायदा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बनाया है 5% ऑफ टोटल ट्रेड रिसीवेबल। लास्ट वीक ऑफ फरवरी में ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 2 लाख हैड सफर्ड हैवी लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। ये समझ में आ गया था कि फरवरी 2017 मतलब बैलेंस शीट डेट के पहले ही, मतलब कि आपको कंडीशन दिख रही है बैलेंस शीट डेट के पहले, एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट, कि भाई अर्थक्वेक हुआ है और हैवी लॉस उसको हुआ है। द लॉस वॉज नॉट कवर्ड बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी। ओ इनफैक्ट ये लॉस भी कवर नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी द्वारा। तो आपको किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है, एक ट्रेड डिसेबल है, उसने हैवी लॉस सफ़र किया है अर्थक्वेक के कारण, और उसका कोई जो है इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं है, एंड द लॉस वॉज नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी। इन अप्रैल 17 रिसीवेबल बैंकरप्ट हो गया। तो वही है कि जब रिसीवेबल बैंकरप्ट हो गया है, ठीक है, तो कैन द कंपनी प्रोवाइड द फुल लॉस। ठीक है, तो ऐसे केस में तो कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे, तो ऐसे केस में एडजस्टिंग इवेंट हो जाता है। फिर क्या लिखा हुआ है? अब हैड द अर्थक्वेक बीन प्लेस आफ्टर 31 मार्च 17, अगर अर्थक्वेक 31 मार्च 17 के बाद होता, ठीक है, तो हम बोल सकते थे कि कंडीशन तो एग्जिस्ट करती नहीं बैलेंस शीट डेट पे, तो ऐसे केस में फिर जो है हम इसको डिस्क्लोजर ही जो है सफिशिएंट हो जाता। तो हैड द अर्थक्वेक टेकन प्लेस आफ्टर 31 मार्च 17, तो ऐसे केस में मियर डिस्क्लोजर वुड बी सफिशिएंट, तो इधर फुल प्रोविजन बन जाएगा। ठीक है,
क्योंकि अर्थक्वेक बिफोर बैलेंस शीट डेट हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ड्यूरिंग द ईयर 15-16 राज वॉज स्यूड। अब क्या हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 राज वॉज स्यूड बाय कॉम्पिटिटर फॉर 15 लाख। तो राज वॉज स्यूड बाय कॉम्पिटिटर फॉर 15 लाख, तो राज को स्यू करा गया बाय कॉम्पिटिटर ऑफ 15 लाख फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क। तो 15-16 में राज वॉज स्यूड बाय कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर ने राज को स्यू करा 15 लाख के लिए फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द कंपनीज लीगल काउंसिल। अब उसने जो है पर्टिकुलर राज ने लीगल काउंसिल से एडवाइस ली, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द एडवाइस राज लिमिटेड प्रोवाइडेड अ सम ऑफ 10 लाख इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसने 10 लाख का प्रोविजन बना दिया। 18 मई को कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ पार्टी एलिजिंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। 18 मई को कोर्ट ने डिसाइड किया डिसाइड इन फेवर ऑफ पार्टी एलिजिंग इन्फ्रिंजमेंट, तो उसके फेवर में ही, जिसने अपील करा था उसके फेवर में ही वोट गया, उसके फेवर में ही डिसीजन गया, ठीक है। तो ऐसे केस में ऑर्डर करा राज को टू पे एग्री पार्टी सम ऑफ 14 लाख। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कंपनीज मैनेजमेंट ऑन 30 अप्रैल 2016, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर प्रिपेयर्ड बाय कंपनीज मैनेजमेंट एंड प्रिपेयर्ड बाय कंपनीज मैनेजमेंट ऑन 30 अप्रैल 2016 एंड अप्रूव बाय बोर्ड 30 मई 2016। तो सी, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे 30 अप्रैल 16 को और 18 मई को डिसीजन आया। तो सी, जो इवेंट है वो 18 मई को आया है, पर हम ये वाली डेट नहीं लेंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे। हम तो ये देखेंगे कि जब बोर्ड ने कब अप्रूव करा रिपोर्ट को। तो बोर्ड ने अप्रूव करा है 30 मई को, 30 महीने के पहले का इवेंट है 18 मई, ठीक है। ये इवेंट है, कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था बैलेंस शीट डेट पे, ठीक है। तो ऐसे केस में प्रोविजन बन जाएगा एक्स्ट्रा 4 लाख का। तो अगर देखें इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में हमने इवेंट बता दिया कि चलो यार ये इवेंट है एडजस्टिंग, ये इवेंट तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में आता है। और इन द गिवन केस राज को स्यू करा कॉम्पिटिटर ने, ठीक है, और डिसीजन आया कोर्ट का 18 मई का फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी विल कंस्टिट्यूट एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज इट इज एन इवेंट ऑकर बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयरफॉर राज शुड एडजस्ट द प्रोविजन अपवर्ड। तो ऐसे केस में प्रोविजन बना ले बाय 4 लाख से और ज़्यादा का प्रोविजन बना ले। तो ऐसे केस में जो है, पर अगर यही इवेंट 1 जून का होता, मतलब कि सिंपल से ज़्यादा 30 अप्रैल के बाद होता, तो ऐसे केस में नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाता, ठीक है। ऐसे केस में नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाता है। इस तरीके से जो है हम पर्टिकुलर ये क्वेश्चन को काटो, कुछ इतना खास नहीं है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भैया जितने का सीयू होता है जरूरी नहीं कि उतने का ही प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन तो हम एस्टिमेट की बेसिस पे बनाते हैं, ठीक है। तो सीयू अगर भले ही 16 लाख का हुआ, ठीक है, पर 15 लाख का हुआ और प्रोविजन बना के रखा है 10 लाख का, तो ठीक है। अब डिसीजन अगर आया है बाद में 4 लाख और ज़्यादा पे करने का, तो ऐसे केस में प्रोविजन बना लेना, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6 अपन देखते हैं। स्टडी मैट में 4 क्वेश्चन लिखा हुआ था, नहीं 4 नहीं 6 क्वेश्चन थे, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 6, अभी इलस्ट्रेशन नंबर 6 आएगा बड़ा, ये बड़ा है क्वेश्चन। ओके, तो देखे ए लिमिटेड ने सोल्ड करी प्रॉपर्टी विच वॉज इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट 1 लाख। तो बैलेंस शीट डेट में इंक्लूडेड थी प्रॉपर्टी 1 लाख की, वो सोल्ड करी, ठीक है। फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एक्सचेंज ऑन 15 मार्च, कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एक्सचेंज ऑन 15 मार्च, सेल वॉज कंप्लीटेड इन 15 मई, 15 मई को सेल हुई। इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, मतलब कि 31 मार्च से 15 जून के पहले जो भी इवेंट है, इसके बीच में जो इवेंट है, ये इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में आएंगे। प्रॉपर्टी सोल्ड करी है जो इंक्लूडेड थी बैलेंस शीट डेट पे, ठीक है। फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एक्सचेंज, कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही हो गया है। द सेल वॉज कंप्लीटेड 15 मई को एट अ प्राइस ऑफ 2.5 लाख। तब क्या करें, तो एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है, समझते हैं। सेल ऑफ प्रॉपर्टी वुड बी ट्रीटेड एज एडजस्टिंग इवेंट सिंस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एक्सचेंज प्रायर टू ईयर एंड, इफेक्ट ऑफ सेल वुड बी रिफ्लेक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। चलो बट ठीक है भाई, इसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मानेंगे। जब हम सेल कर रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, मतलब ले दे के प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये फेवरेबल है। तो और फेवरेबल है एडजस्ट करेंगे तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में बताना है। इवेंट मतलब ये थोड़ी ना कि नुकसान ही होगा। सो अब अगला, ऑन 30 अप्रैल 2017, मतलब ये भी इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है। 100% सब्सिडियरी ऑफ बी डिविडेंड डिक्लेयर करा,
इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ओन शेयर, तो 100% सब्सिडियरी ऑफ बी, ठीक है। तो बी लिमिटेड की 100% सब्सिडियरी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, पर मेरे को बताओ कि कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या, नहीं कर रही थी बैलेंस शीट डेट पे, ठीक है। तो वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। चलो अब फर्दर एज पर AS9 आपको लिखना पड़ेगा, राइट टू रिसीव डिविडेंड इज इस्टेब्लिश व्हेन इट इज़ डिक्लेयर्ड, ठीक है। और वैसे भी क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर होता है तभी राइट टू रिसीव क्रिएट होता है। अगर समझो कि हमको बैलेंस शीट डेट पे अगर राइट होता और हमको उसके बाद मिल रहा होता तो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट पे, हम उस टाइम ही एडजस्ट कर लेते, पर इधर तो राइट इस्टेब्लिश आफ्टर हुआ। चलो 31 मई 2017 मेल ऑर्डर एक्टिविटीज़ ऑफ सी लिमिटेड, एक रिटेल ट्रेडिंग ग्रुप है, तो मेल ऑर्डर एक्टिविटी ऑफ सी लिमिटेड रिटेल ट्रेडिंग ग्रुप वर शट डाउन विथ क्लोजर कॉस्ट अमाउंट 2.5 मिलियन। तो शट डाउन हो गया, क्लोजर कॉस्ट है 2.5 मिलियन, तो ये मेल ऑर्डर एक्टिविटी शट डाउन होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन एग्जिस्ट तो नहीं करती थी बैलेंस शीट डेट पे, और गोइंग कंसर्न अफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी देख लेते हैं। पर एक मेल ऑर्डर एक्टिविटी का जाना गोइंग कंसर्न को अफेक्ट तो करता नहीं है, तो उसको भी एडजस्ट नहीं करेंगे, समझते हैं। अब क्लोजर नॉट एंटिसिपेटेड एट द ईयर एंड, तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। मेमोरेंडम डिस्क्लोजर वुड बी रिक्वायर्ड, डिस्क्लोजर तो रिक्वायर्ड है, ठीक है, फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कुछ चीज़ें हैं, इसको लिख लेते हैं। चलो फिर अगला हमारा है कि ऑन 1 जुलाई 2017 डिस्कवरी ऑफ सैंड अंडर डी लिमिटेड मेजर सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो 1 जुलाई को हुआ, तो ये तो 31 मार्च से 15 जून के बीच में भी नहीं आ रहा है, तो ये तो इवेंट है ही नहीं ऑकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट। पर फिर भी अगर आपको डिस्क्लोज करना है तो डिस्क्लोज कर दो रिपोर्टिंग अथॉरिटी में, देख लेते हैं। तो इवेंट टुक आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव, तो ये तो परव्यू से ही बाहर है। हाउएवर इन व्यू ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांजैक्शन डायरेक्टर में कंसीडर पब्लिशिंग अ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एडिशनल स्टेटमेंट फॉर अटेंशन ऑफ मेंबर, कि अगर सिग्निफिकेंस को देखा जाए तो फिर आप कर लो इसको डिस्क्लोज। देखो अगला क्या है कि अ फायर ऑन 2 अप्रैल 2017 कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ ई, तो फायर हुआ ऑन 2 अप्रैल 2017, तो फायर हुआ ऑन 2 अप्रैल 2017, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट लॉस ऑफ 10 बिलियन वुड बी फुल्ली रिकवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसे केस में उसको लग रहा है कि लॉस जो है 10 बिलियन का फुल्ली कवर्ड भी हो जाएगा, ठीक। तो अब इधर फायर 2 अप्रैल को है ना, फिर भी ये फायर नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया ना, कंडीशन थोड़ी ना एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट पे। तो ये जो फैक्ट है कि लॉस फुल्ली रिकवर हो जाएगा, तो ये जो है सिग्निफिकेंट तो है ये अमाउंट, ठीक है। भले ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो ठीक है, ये भले ही नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बट अगर ये जो है मटेरियल अफेक्ट करा है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज को, तो ऐसे केस में डिस्क्लोजर तो कर देंगे, ठीक है। पर अगर गोइंग कंसर्न ही अफेक्ट हो रहा है तो ऐसे केस में तो एडजस्टमेंट ही कर देंगे, ठीक है। तो इधर भी जो है मटेरियल चेंज तो हुआ है कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ है, तो ये पर्टिकुलर जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। क्लेम ऑफ डैमेज अमाउंटिंग टू 8 मिलियन फॉर ब्रीच ऑफ पेटेंट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय एफ, ठीक है, ईयर एंड के पहले। डायरेक्टर ओपिनियन बैक्ड बाय लीगल एडवाइस दैट claim will ultimately prove to be baseless claim, but it is still estimated that it would involve a considerable expenditure on legal fees। तो ऐसे केस में लीगल फीस का प्रोविजन बना दो, ठीक है। कंडीशन तो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती है, बेसलेस क्लेम है तो जितने रुपए का क्लेम है वो तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, बाकी जो है प्रोविजन आप बना लो अपने लीगल फीस का, ये पर्टिकुलर हमने बात कर ली है। चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट 8% बिटवीन 1 अप्रैल एंड बिटवीन 1 अप्रैल एंड 1 जून, ठीक है। तो जिससे जो है रिडक्शन हो गया 1.3 मिलियन का। तो फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस होना ये भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट थोड़ी ना करती बैलेंस शीट डेट पे कि लॉस होगा, ठीक है। तो अगर सिग्निफिकेंस है तो डिस्क्लोज कर दो, तो हाउएवर देयर मे बी सच सिग्निफिकेंस दैट दिस में रिक्वायर डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी टू इनेबल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक प्रॉपर इवैल्यूएशन एंड डिसीजन। तो इस तरीके से हमारे जो स्टडी मटेरियल के 6 क्वेश्चन सारे के सारे 6 क्वेश्चन ओवर होते हैं, ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने वो मार्क डाउन कर लिए, ठीक है। अब हम जो है पर्टिकुलर पीएम के क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो अब हम पीएम के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम एमटीपी आरटीपी सजेस्टर के क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन 17, कंपनी डील इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सेल प्राइस ऑफ पेट्रोल जो गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर फाइनलाइजेशन, मतलब इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, गवर्नमेंट ने अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज कर दिया प्राइस रेट्रोस्पेक्टिवली। तो जब रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज हो रहा है प्राइस, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या बैलेंस शीट डेट पे? नहीं। तो ऐसे केस में ये कोई एडजस्टिंग इवेंट तो है नहीं, ठीक है। तो क्या लिखा है, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज द सेल प्राइस ऑफ पेट्रोल आफ्टर बैलेंस शीट डेट कैन नॉट बी रिगार्डेड एन इवेंट ऑकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट विच रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट, मतलब ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है एट द बैलेंस शीट डेट सिंस इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ कंडीशन। द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली इन द सब्सिक्वेंट ईयर विद प्रॉपर डिस्क्लोजर। जैसे केस में जो है आपको सब्सिक्वेंट ईयर में ही सब डिस्क्लोज करो, सब्सिक्वेंट ईयर में ही सब बुक करो, ठीक है। रेस्पेक्टिव इंक्रीज इन द पेट्रोल प्राइस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रायर पीरियड आइटम, और इनफैक्ट ये तो प्रायर पीरियड आइटम भी नहीं है, ठीक है। प्रायर पीरियड आइटम में क्या होता है, प्रायर पीरियड आइटम में कोई से करंट ईयर में कोई सी पर्टिकुलर इनकम एक्सपेंडिचर अराइज होता है ड्यू टू प्रीवियस ईयर में कुछ फ्लॉस थे तो। पर इधर तो जो है रेट्रोस्पेक्टिव चेंज है, कंडीशन तो एग्जिस्ट करती नहीं बैलेंस शीट डेट पे, क्योंकि अगर प्रायर पीरियड की बात करें तो प्रायर पीरियड क्या होता है, वो इनकम एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर में अराइज हुए, जैसे कि रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज हुआ है तो ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अराइज हो रहे हैं करंट ईयर में, क्योंकि अगर रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज हुआ है तो पिछले साल तो उसको एडजस्ट कर नहीं रहे हैं, क्योंकि वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, कंडीशन एग्जिस्ट करती नहीं थी। अगर करंट ईयर में ही आप उसको लेकर आ रहे हो, ठीक है, तो करंट ईयर में लेकर आ रहे हो, पर वो प्रायर पीरियड आइटम इसलिए नहीं है क्योंकि प्रायर पीरियड आइटम होता है इनकम एक्सपेंडिचर जो करंट पीरियड में हुई है, पर एज ए रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन, क्योंकि पिछले साल एरर या ओमिशन था। तो जब रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज कर रहे हो दैट डजंट मीन कि एरर और ओमिशन है। रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज करना दैट डजंट मीन कि भैया एरर और ओमिशन था प्रीवियस पीरियड में, इसलिए हमको इसलिए वो करंट पीरियड में अराइज हो रहा है। तो एरर और ओमिशन है नहीं, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है प्रायर पीरियड आइटम भी नहीं है। अगला जो है क्वेश्चन कि वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 कंपनी मेड अ प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो कंपनी ने प्रोविजन बना दिया। ड्यूरिंग द लास्ट वीक ट्रेड रिसीवेबल हैवी लॉस से सफर हुआ ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस वाज नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये लॉस जो है इंश्योरेंस पॉलिसी द्वारा कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो अप्रैल 17 में बैंकरप्ट हो गया ट्रेड रिसीवेबल, तो ये तो प्रोविजन बन जाएगा क्योंकि कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट पे, ठीक है। और ये जो इवेंट है इसने तो एडिशनल एविडेंस प्रोवाइड किए हैं टू असिस्ट द एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट, एडिशनल एविडेंस प्रोवाइड किए हैं टू असिस्ट द एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट relating to condition at balance sheet date, to assist the estimation of amount relating to condition exist as the balance sheet date। तो जो कंडीशंस बैलेंस शीट डेट पे थी, ठीक है, उसको हम जो है उस कंडीशंस को देखते हुए और आगे के एविडेंस को देखते हुए हम बेटर एस्टिमेट अब कर सकते हैं कि आपको कितना लॉस हुआ है। तो ये सब एडजस्टिंग इवेंट है। तो इस तरीके से हमने जो स्टडी मटेरियल के अराउंड 6 क्वेश्चन एंड पीएम के 2 क्वेश्चन, इस तरीके से 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हमको क्या करना है, MTP, RTP और सजेस्टेड के क्वेश्चंस करने हैं। अब हमें जो है समझना पड़ेगा कि इसमें नवंबर 18 की RTP से क्वेश्चन आया, पहले RTPs देख लेते हैं। ओके, तो जो है नवंबर 18 की RTP का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अ केस इज गोइंग ऑन बिटवीन ABC एंड टैक्स डिपार्टमेंट ऑन क्लेमिंग द एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन गुड्स फॉर द ईयर 16-17। केस चल रहा है। द कोर्ट हैज इश्यूड द ऑर्डर, 15 अप्रैल को ऑर्डर इशू कर दिया एंड रिजेक्ट द क्लेम ऑफ द कंपनी, और कंपनी का क्लेम रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कि एग्जेम्पशन चाहिए थी तो एग्जेम्पशन का क्लेम जो है रिजेक्ट कर दिया। मतलब कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट पे, अब ऑर्डर आया और एग्जेम्पशन हो गया रिजेक्ट। अकॉर्डिंगली कंपनी इज लायबल टू पे एडिशनल टैक्स। अब एग्जेम्पशन मिली नहीं तो एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। फिनेंशियल स्टेटमेंट तो 31 मई को अप्रूव हुए, ठीक है। शेल कंपनी अकाउंट फॉर सच टैक्स, तो अकाउंट फॉर कर लेना चाहिए क्योंकि कंडीशन तो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही थी ना, केस तो पेंडिंग ही था। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो ठीक है, इसमें क्या बोला इन्होंने कि इधर हमारे पास नोट्स भी ओपन है, ठीक है, और ये आंसर है। क्या बोला है, टू डिसाइड वेदर द इवेंट इज एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। तो जो इवेंट है एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग, ठीक है, इवेंट एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है जो भी है,
नीड टू बी सर्टिफाइड दैट देयर हैज़ टू बी एविडेंस, सबसे पहले कि देयर हैज़ टू बी एविडेंस, एविडेंस होना चाहिए, एंड द इवेंट मस्ट हैव रिलेटेड टू पीरियड एंडिंग ऑन रिपोर्टिंग डेट। तो एविडेंस होना चाहिए एंड द इवेंट मस्ट हैव बीन रिलेटेड टू पीरियड एंडिंग ऑन रिपोर्टिंग डेट। तो एविडेंस होना चाहिए एंड द इवेंट मस्ट बी रिलेटेड टू प्रायर पीरियड। हियर बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कोर्ट ऑर्डर इज अ कंक्लूसिव एविडेंस विच हैज बीन रिसीव्ड बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कोर्ट सिंपल सी बात है ले देकर एडजस्टिंग इवेंट के बारे में बताया है। तो सिंपल सी बात है, ये इवेंट एडजस्टिंग इवेंट है और अकॉर्डिंगली अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा, कुछ खास नहीं था इसमें। चलो अगला क्वेश्चन, ये है मई 20 की आरटीपी। फॉर 7 कंपनीज हुज फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 मान लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव है 15 जून को, ठीक है, मार्च से जून। ड्यूरिंग 11-12 द फॉलोइंग मटेरियल इवेंट हुए। अब ये सारे मटेरियल इवेंट की बात कर ली, ओके, ये सारे मटेरियल इवेंट की बात कर ली। 1 सेकेंड, तो ये तो शायद लग रहा है पीएम का ही रिपीटेड क्वेश्चन है। वो तो क्या है कि इधर पर्टिकुलर इसको मार्क नहीं कराया तो समझ में नहीं आ रहा था। ए लिमिटेड ने अपनी मेजर प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी, ठीक है, विच वॉज इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट डेट। 1 लाख को 1 लाख में इंक्लूड करके रखा था। कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर द एक्सचेंज 15 मार्च को बुक हो गया था, ठीक है। सेल कंप्लीट हुई 15 मई को। तो ये अपन ने पढ़ चुका है, पीएम का ही क्वेश्चन था। तो ऐसे केस में तो ये एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो जाएगा। तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है, ये हमने देखा था, ये एडजस्टिंग इवेंट है। फिर हमने पढ़ा था कि 100% सब्सिडियरी, देख लेते हैं। 100% सब्सिडियरी ऑफ बी, उसने डिक्लेयर करा डिविडेंड, तो डिविडेंड डिक्लेयर करा है तो उसके साथ अपन AS9 का भी रेफरेंस डाल देंगे कि राइट टू रिसीव जो हमको क्रिएट हुआ है वो तो बैलेंस शीट डेट के बाद ही हुआ है। ये भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। मेल ऑर्डर एक्टिविटी क्लोज हो गई है, तो इसका मतलब गोइंग कंसर्न अफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया है, इसलिए ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, गोइंग कंसर्न अफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। वो कंडीशन भी एग्जिस्ट नहीं करती थी बैलेंस शीट डेट पे। और फिर जो है एक और पॉइंट था कि डिस्कवरी ऑफ सैंड, सैंड की डिस्कवरी हुई है। तो भैया सैंड की डिस्कवरी हुई कहाँ है? 1 सेकेंड, सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ ये डेट याद रखनी है कि 31 मार्च से 15 जून, ठीक है। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट जो 31 मार्च से 15 जून, ये तो 1 जुलाई को ही हो गया है। तो डी वाला पॉइंट पे इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है भी नहीं, ठीक है। तो ये तो आउटसाइड द परव्यू है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो है सारे क्वेश्चन, हाँ, ये पीएम का ही क्वेश्चन था, ठीक है। पीएम के ही क्वेश्चन है जिसमें एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, पूरा पीएम का क्वेश्चन था, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। इसको भी कट कर देते हैं। फिर एक आरटीपी की बात आती है, वो आरटीपी है नवंबर 20 की आरटीपी। अब AS4 का कुछ रेफरेंस जो है मई 20 की आरटीपी में भी एक और जगह आया था, वो भी देख लेते हैं AS12 के साथ। कि एनर्जी लिमिटेड ने एक्वायर करा जनरेटर 1 अप्रैल 11 को 100 लाख का, 2 अप्रैल को उन्होंने अप्लाई किया, जनरेटर एक्वायर किया, 2 अप्रैल को उन्होंने अप्लाई किया इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट में सब्सिडी के लिए। सब्सिडी आपको जून 2012 में मिली। कब मिली? अगले साल जून में, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ 11-12 वर फाइनलाइज। बोर्ड द कंपनी हैज़ नॉट अकाउंटेड फॉर सब्सिडी। अब मुझे बताओ कि कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या बैलेंस शीट डेट पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है? तो सबसे पहले प्रायर पीरियड आइटम नहीं, क्योंकि एरर और ओमिशन इन प्रीवियस पीरियड से अगर करंट पीरियड में कुछ इनकम अराइज होती है तो वो प्रायर पीरियड आइटम होता है। क्या लिखा है? Whether subsidy is applied to be classified prior period item depends on whether the company has committed error। क्या committed हुई है क्या error? अब देखो समझो क्या लिखा है। The answer is in para 13 which permits recognition of grant। ग्रांट रिकॉग्नाइज तभी होगा जब एक रीजनेबल एश्योरेंस हो जाए। तो कोई एरर नहीं करी है। अगर आपने अप्लाई करा है और अप्लाई करा है 2/4/2011 में, मतलब कि 11-12 की शुरुआत में आपने अप्लाई करा था और आपने उसको अगर बुक नहीं करा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एरर है, क्योंकि AS12 में आप ग्रांट कब बुक करते हो? जब एक रीजनेबल एश्योरेंस क्रिएट हो जाए। सबसे पहले आपने सारी कंडीशन पूरी कर दी है और सब्सिडी आपको रिसीव हो चुकी है, तब आप उसको बुक करो। इधर कहाँ रिसीव हुई? अगर रिसीव नहीं हुई थी तो इसलिए इसको बुक नहीं करा, ठीक है। और ये बुक नहीं करना इज नॉट एन एरर, ठीक है। तो मियर मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन कोई एक रीजनेबल एश्योरेंस नहीं देता है। तो जो है
सब्सिडी वॉज ग्रांटेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ अकाउंट, सिंस सब्सिडी वॉज ग्रांटेड इन जून 12, अब जून 12 में, ठीक है, और सब्सिडी जो मिली है जून 12 में, क्या लिखा है समझते हैं। लेटर ऑफ सैंक्शन फ्रॉम IRDA इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइडेड दिस एश्योरेंस, ठीक है, एश्योरेंस चाहिए। अब जो सब्सिडी है वो ग्रांट हुई जून 12 में, आफ्टर द अकाउंट्स वर फाइनलाइज्ड, ओके ओके, आफ्टर द अकाउंट्स वर फाइनलाइज्ड, अकाउंट फाइनलाइज करने के बाद, तो आफ्टर द अप्रूवल ऑफ अकाउंट, अकाउंट फाइनलाइज मतलब करना कि आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द अकाउंट। तो अब नॉन रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट विल नॉट बी कंसिडर एज एरर, इसको एरर नहीं मानेंगे, तो ये कोई प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। फर्दर एस फॉर रिक्वायर एडजस्टमेंट ऑफ इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल इन व्यू ऑफ दिस कंपनी इज करेक्ट इन नॉन एडजस्टिंग द सेम इन द अकाउंट्स फॉर द ईयर 11-12। तो नॉन एडजस्टमेंट करना है, बहुत सही है, क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी बैलेंस शीट डेट पे। तो जब कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, जैसे डिविडेंड का केस होता है कि जब राइट इस्टेब्लिश नहीं है बैलेंस शीट डेट पे, तो आप इनकम कैसे बुक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ये है, हाउ शुड द सब्सिडी बी अकाउंटेड इन द अकाउंटिंग ईयर 12-13, ठीक है। तो इधर क्या बोला गया है कि हाउ शुड द सब्सिडी बी अकाउंटेड इन द अकाउंटिंग ईयर 12-13, अगर 12-13 में ही अकाउंटिंग करनी है तो कैसे इनकम अकाउंट करोगे, ये A4 का कंसेप्ट नहीं है, इसको देख लेंगे। वुड योर ओपिनियन डिफरेंट इफ द सैंक्शन लेटर फॉर सब्सिडी वर रिसीव्ड बिफोर द अप्रूवल, हाँ, अगर बताओ कि अगर बिफोर अप्रूवल मिलता तो मेरे को बताओ क्या राइट इस्टेब्लिश था तो भी ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता, मुझे तो लगता है तब भी ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता। द ओपिनियन गिवन इन 1-2 अबव वुड चेंज, 1 सेकेंड, अगर क्या लिखा हुआ है, अगर सैंक्शन लेटर फॉर द सब्सिडी, 1 सेकेंड, सैंक्शन लेटर फॉर द सब्सिडी, ओके, कंडीशन से एग्जिस्ट थी ना बैलेंस शीट डेट पे, कंडीशन क्या एग्जिस्ट है कि उसने जो है पर्टिकुलर कंडीशंस को सारे पूरी कर दिए, जो ग्रांट लेने की सारी कंडीशन है उसको पूरी कर दिए। तो इन द गिवन केस, here is the case, the alternatively subsidy, okay, the opinion given in 1 and 2 would change. AS4 require valuation of asset and liability to be adjusted for event occurring after balance sheet date, which occur up to the date of approval of account if they confirm the condition, exists at the balance sheet date. Since in this case books of account have not been approved, grant of subsidy will be considered as adjusting event. अब आया है लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है नवंबर 20 के आरटीपी से। सी इसके बाद एक एमटीपी का भी क्वेश्चन है, वो एमटीपी का क्वेश्चन नवंबर 18 के एमटीपी से है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एमटीपी का क्वेश्चन, 1 सेकेंड, ओके। सो वीरा लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका ईयर एंड डेट फॉर द कंपनी इज 31 मार्च, ईयर एंड डेट 31 मार्च है। टोटल डेटर है 30 करोड़, इंटायर अमाउंट इज ओवर ड्यू, पूरा अमाउंट ओवर ड्यू है। कंपनी जनरली प्रोवाइड प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट 5% ड्यूरिंग द ईयर। वीरा लिमिटेड ने रिकॉग्नाइज करा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अमाउंटिंग टू 1.5 करोड़, ठीक है, तो कि 30 करोड़ का 5% 1.5 करोड़ होता है, ठीक है। अब आउट ऑफ 30 करोड़ कंपनी हैज़ वन डेटर कॉल्ड स्वान लिमिटेड फ्रॉम विच वीरा लिमिटेड हैज़ बुक्ड अ रिसीवेबल बैलेंस 5 करोड़, ठीक है, एक स्वान लिमिटेड करके है। 31 मार्च को आरबीआई ने इशू करा लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर इन द वेबसाइट ऑफ वेयर स्वान लिमिटेड भी डिफॉल्ट में है, डिफॉल्टेड इन पेइंग द 5 EMI टू द करंट बैंकर, हैंस कंपनी मेड अ प्रोविजन ऑफ 50%। तो ऐसे में केस में जब कंपनी को पता चला कि स्वान भी है इसमें इन्वॉल्व, तो ऐसे केस में 50% का प्रोविजन बना लिया, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्टर की लिस्ट में स्वान भी है, ठीक है। हैंस कंपनी मेड अ प्रोविजन ऑफ 50% अमाउंटेड टू 2.5 करोड़ इंक्लूडिंग जनरल प्रोविजन, अच्छा इंक्लूडिंग जनरल प्रोविजन, ठीक है, जनरल प्रोविजन को इंक्लूड करते हुए 50% का बना दिया। ऑन 30 अप्रैल स्वान लिमिटेड की बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, स्वान लिमिटेड ने फाइल करा बैंकरप्सी की एप्लीकेशन, बैंकरप्ट हो गया 15 मई को। अब सी अगर अप्रूवल की बात करें तो अप्रूवल तो उसके बाद ही करा होगा, देखते हैं। द बोर्ड मेंबर डिसाइड अ बोर्ड मीटिंग ऑफ 20 मई फॉर अडॉप्टिंग, ठीक है, 20 मई को जो है पर्टिकुलर अप्रूवल हुआ। बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 20 मई को अप्रूवल हुआ। इसके बीच की जो इवेंट है, ये इवेंट है हमारे इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब समझो इसमें क्या बोल के रखा है कि बैंकरप्सी हो गई, तो ऐसे केस में 2.5 करोड़ का और प्रोविजन बना लो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर डिफ़ॉल्ट था, आपने प्रोविजन बनाया है, बाद में
जो है बैंकरप्ट भी हो गया है, तो ऐसे केस में 2.5 करोड़ का और प्रोविजन बना दो, तो एडजस्टिंग इवेंट है। सबसे पहले तो एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एडजस्टेड, ठीक है, क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट में। इन द इंस्टेंट केस उन्होंने पूरा बता दिया, फुल प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट थी, ठीक है, बैलेंस शीट में स्वान लिमिटेड है और अदर्स भी है, ठीक है। स्वान 5 का है, अदर्स 25 के हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो 0.25 करोड़, तो वो तो बन ही गया है, तो उधर भी 5% इन्होंने तो बनाया है। अब समझो, अब इसमें जो 5 में से जो है 50% का तो हमने प्रोविजन बना लिया था, तो इंक्रीज्ड प्रोविजन 5 का आधा होता है 2.5, 0.25 पहले बना चुके, तो 2.25 इधर आ जाएगा। अब एडजस्टिंग इवेंट के कारण आपको जो है 0.50 और बनाना पड़ गया, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। तो पर ये जो एडजस्टिंग इवेंट है, तो स्वान लिमिटेड को तो आपने एडजस्ट कर दिया, इधर आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है हमने बाकायदा ये कैलकुलेशन भी देख लिया, समझ भी लिया कि एडजस्टिंग इवेंट को कैसे शो करना है। अब हमें सिर्फ जो है MTP देखना है, ठीक है। AS4 की MTP, AS4 में जो MTP में क्वेश्चन है वो -20 की MTP में क्वेश्चन है, ठीक है। हमें बाय MTP देख लेते हैं। साथ ही साथ सजेस्टेड में तो आज तक एग्जाम में तो अभी तक आया नहीं क्वेश्चन, हम MTP देख लेते हैं। अब देखो क्या बोला है MTP में, डिफरेंस बिटवीन इन डेज 10 इवेंट ऑकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड और कंटिजेंसी इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो वही 3 डिफरेंस है कि डिविडेंड की बात करें तो AS4 में प्रपोज डिविडेंड लायबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि राइट इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड अगर हम दे रहे हैं तो भी कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑब्लिगेशन नहीं है। साथ ही साथ अगर हमको प्रपोज डिविडेंड हमको रिसीव करने की बात है तो भी हमको एक राइट तो क्रिएट हुआ नहीं है, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। और चलो डिविडेंड, और इंडेक्स 10 बोलता है कि अगर डिविडेंड आफ्टर बैलेंस शीट डेट डिक्लेयर हुआ है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो वो भी ना तो हमारा लायबिलिटी ना तो हमारी इनकम है, क्योंकि राइट इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। गोइंग कंसर्न की बात, नॉन एडजस्टिंग इवेंट की बात करें तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट में इधर दिखाते हैं, इंडेक्स 10 में हम नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। गोइंग कंसर्न की बात करें तो गोइंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में क्या है कि इफ आफ्टर बैलेंस शीट डेट अगर गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर बैलेंस शीट डेट के बाद गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर बैलेंस शीट डेट के बाद कोई से इवेंट हुए जहाँ पे गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऐसे केस में वो एडजस्टिव इवेंट हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ AS1 में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट फॉलोड, कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन हम फॉलो नहीं कर पाए। साथ ही साथ इधर भी जो है ये फंडामेंटल तो चेंज हो गया है इन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और डिस्क्लोज करना पड़ेगा फैक्ट, और फैक्ट भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट प्रिपेयर्ड, कि ये भी फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट प्रिपेयर्ड एज पर द गोइंग कंसर्न विथ रीज़न के साथ। तो इस तरीके से जो है हमने ये भी देख लिया कि MTP का क्वेश्चन था, ठीक है। और इस तरीके से हमने AS4 के 6 क्वेश्चंस तो हमारे स्टडी मटेरियल के, 8 क्वेश्चंस PM के, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस है हमारे अराउंड 5 क्वेश्चन इधर, तो 12-13 क्वेश्चन हमने ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमारा AS4 ओवर होता है। थैंक यू, और होप सो अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आप कर सकें तो कर दीजिएगा। और हाँ, और कंस्ट्रक्टिव कमेंट कर देने का अगर आपको लगे कि वीडियो में कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो। थैंक यू।